नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है माँ तुम अंधी नहीं हो, अपना ऑपरेशन स्वयं करा सकती हो। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। दिसंबर महीने की ठंड पूरे जोरों पर थी। मौसम की रह रहकर शीतलहर हड्डियों का मिजाज पूछ रही थी, मगर वीणा जी का मन दीन दुनिया से बेखबर खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या गर्माहट के लिए गर्म शॉल स्वेटर काफ़ी होते हैं? जीने के लिए रिश्तों की गर्माहट कोई अहमियत नहीं रखती? दिखावटी रिश्तों के सहारे कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? वीणा जी को अकेले ही अस्पताल जाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था। वह सोचने लगी, क्या मैं इतनी मजबूत हूँ या फिर हालात के सामने मजबूर हूँ कि अकेले ही अपना ऑपरेशन करा सकती हूँ? वीणा जी की आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहती थी। उनके बेटे ने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। शाम को बेटा विनय ऑफिस से लौटा तो अपनी माँ के पास बैठकर बोला, माँ 1 घंटे में मोतियाबिंद का ऑपरेशन निपट जाएगा। 1 घंटा बहुत बड़ा समय नहीं, मगर ऑपरेशन से 5 घंटे पहले आपको एडमिट होना होगा। मतलब कुल मिलाकर घर से निकलने और घर पर वापस आने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। शहर का बड़ा अस्पताल भी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मोतियाबिंद का छोटा सा ऑपरेशन है। आप तो वैसे भी बहुत बहादुर हैं। पिताजी की अकस्मात मृत्यु के बाद आपने उनके स्थान पर नौकरी करते हुए हमें भी बखूबी संभाला है। फिर यह तो एक छोटा सा ऑपरेशन है। मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगी। वैसे भी आपकी आंखों की रोशनी कम हुई, आप अंधी नहीं हैं। आप हमेशा से ही स्वावलंबी रही। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपना यह काम भी आसानी से करवा लेगी और आपको किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेटा अपनी पूरी बात कहकर वीणा जी से नजरें चुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। परंतु आज रात वीणा जी की आंखों में नींद नहीं थी। वह इसी उधेड़-बुन में लगी रही। अब वह बुजुर्ग हो चुकी। जिंदगी की कठिनाइयों का सामना बहुत निडरता से किया, परंतु क्या मैं अब भी इतनी मजबूत हूँ कि बिना किसी के सहारे के सब कुछ मैनेज कर लूँगी? क्या यह सब आसान होगा? कल का दिन कैसा होगा? वीणा जी इसी उधेड़-बुन में लगी रही और कब सुबह हो गई इसका पता ही नहीं चला। विनय भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया और अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ पूरी व्यवस्था है, कोई अड़चन नहीं होगी। शहर के सबसे नामी डॉक्टर द्वारा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। उनका स्टाफ भी पूरी तरह से प्रशिक्षित है। मैं स्टेशन आपके साथ चलूँगा, टिकट लेकर आपको ट्रेन में बिठा दूंगा। वीणा जी ने अपने अंतर्मन के डर को छुपाते हुए बेटे से पूछा, परंतु बेटा वापसी में मैं कैसे आऊँगी? तब विनय बोला, माँ मैंने अस्पताल में बात कर ली है। जब तक मैं आपको लेने न पहुँचूँ आपको आराम करने दिया जाएगा। डिस्चार्ज मैं आकर ही करवाऊँगा। वैसे भी हमें टैक्सी से वापस लौटना है। बेटे ने सीधा सपाट उत्तर दे दिया। वीणा जी मन ही मन बुदबुदाई, ओ तो सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। बेटा अपनी माँ से आंखें चुरा रहा था। माँ बेटा दोनों स्टेशन पर पहुँचे। ट्रेन आते ही स्टेशन पर यात्रियों की अफरा तफरी मच जाती थी। वीणा जी के मन में डर रह रहकर दस्तक दे रहा था। उनके मन में ऐसे न जाने कितने प्रश्नों का सैलाब उठ रहा था। दिसंबर की कड़कती सुबह, कोहरे से नहाई हुई रेल की पटरियाँ, ऐसे सर्द मौसम में मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? सब कुछ कैसे हो पाएगा? अचानक से वीणा जी को पास खड़े हुए बेटे का ख्याल आया। बनावटी मुस्कान और झूठे आत्मविश्वास के साथ बेटे से बोली, अच्छा बेटा अब तुम जाओ, ट्रेन आती ही होगी, मैं बैठ जाऊंगी। तुम्हें दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। पैसे को समेटने की नाकामयाब कोशिश के चलते बेटा टारगेटेड नौकरी से त्रस्त माँ के पैर छूकर निकलने लगा तो उसकी छाती भी भारी हो रही थी। वह बहुत बोझ महसूस कर रहा था। उसे भी एहसास था कि इस समय उसे अपनी माँ के साथ होना चाहिए, परंतु वारे प्रभु तेरी माया।
सबसे प्यारी पैसों की मोह माया। ट्रेन आ गई। वीणा जी अपना सामान उठाकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन अपने निश्चित समय पर आती है और जाती है। सभी को अपने गंतव्य स्थान पर जाने की जल्दी होती है। वैसे भी भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। धक्का मुक्की के बीच स्वयं को संभालते हुए वीणा जी जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ तो गई। मजबूर बूढ़ी माँ का यह रूप देखने के लिए कलेजा चाहिए। वीणा जी का बेटा विनय स्तब्ध रह गया। सामान को भी जैसे तैसे घसीटकर थकी हारी वीणा जी हाँफती हुई सीट पर बैठ गई। भीड़ से आवाज आई, अरे इन अम्मा के साथ कौन है? इनका सामान हटाओ भाई, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही। वीणा जी घबराकर सामान उठाने के लिए जैसे तैसे अपनी हिम्मत बटोर कर उठी ही थी कि उनका बैग उठाते हुए विनय बोला, माँ मैं आपके साथ हूँ। आपका बेटा। विनय जी को अचानक सब कुछ ज़्यादा ही धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। एक तो मोतियाबिंद के कारण उनकी आंखों की रोशनी पहले ही कम हो चुकी थी, अब आंखें भी भर आई थी। आंसुओं से भरी आंखों से बेटे की छवि बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन दिल गहराई से रो रहा था। बेटे ने हाथों का सहारा देकर माँ को बिठाया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल पड़ी और नियत समय पर शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन से उतरते समय बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज आया। ट्रेन से उतरते ही विनय ने वह मैसेज पढ़ा और वहीं बेंच पर बैठ गया। वीणा जी ने उससे पूछा, मगर विनय ने कुछ नहीं बताया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका था। दिन ढलते ढलते छुट्टी भी मिल चुकी थी। दोनों ने टैक्सी बुक की और अपने घर वापस आ गए। रात को बेटे ने खाने के बाद माँ को जरूरी दवाइयाँ दी। माँ ने कहा, जाकर सो जा बेटा, सुबह ऑफिस भी जाना है। विनय बहुत उदास था, लेकिन वह अपनी माँ को यह बात नहीं बता सकता था। अगले दिन वह ऑफिस नहीं गया। माँ पूछती रही, लेकिन विनय ने नहीं बताया कि उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी। माँ का हृदय एक अनहोनी आशंका से धड़क रहा था। जिस बेटे को 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिलती थी, उसे इतनी लंबी छुट्टी कैसे मिल गई? जब वीणा जी के ऑपरेशन को कई दिन बीत गए तो बहुत ज़्यादा जिद करने पर विनय ने बताया, माँ जिस दिन आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था उसी दिन ऑफिस में कर्मचारियों की छटनी हो रही थी, इसीलिए जरूरी मीटिंग थी। मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी था। सबको स्पष्ट हिदायत दी गई थी कि सभी कर्मचारी मीटिंग में जरूर पहुंचे। जो मीटिंग में नहीं पहुंचेगा यह समझ लिया जाएगा कि उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाया, इसीलिए मेरी नौकरी चली गई। मीटिंग के बाद ही मुझे मैसेज करके इसकी जानकारी दे दी गई थी। फिर मेल भी आ गया था। आपके ऑपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। आप बिल्कुल भी दुखी मत होना, आपका ऑपरेशन ताज़ा है, नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी। आज रात बेटे के कमरे में रात भर बत्ती जलती रही और धीमी धीमी आवाज़ें भी आती रही। शायद बहू नौकरी चले जाने का दोषी अपनी सास को ठहरा रही थी और बेटा अपना फर्ज निभा रहा था। वीणा जी ने अपने आंसुओं का लावा सीने में दफन कर लिया। मोतियाबिंद का ताज़ा ऑपरेशन था, रो भी नहीं सकती थी। उन्हें खुद पर बहुत आत्मगिलानी हुई। उन्होंने अपने बेटे के बारे में क्या क्या सोच लिया था। उन्होंने तो यह सोच लिया था कि बेटा पराया हो गया। माँ का दर्द भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन आज उन्हें पता चला कि बेटा कितना मजबूर था। दोस्तों, किसी के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाले के पास हमारे दुख से ज़्यादा बड़ी मजबूरी हो। वह मजबूर होकर हमें अनदेखा कर रहा हो। किसी के बारे में बहुत जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बता देगा। इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।